अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक आसेबी फ्लैट की पुरअसरार कहानी। आज मेरा इस घर में पहला दिन था। मुझे अपना कमरा बेहद पसंद आया था। पापा ने मेरी पसंद का ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखा था। मेरी राइटिंग टेबल खिड़की के पास रखी थी ताकि मुझे रोशनी और हवा बैक वक्त मुयस्सर आ सके। खिड़की के बिल्कुल सामने मेरा बेड था, जिसके साथ ही साइड टेबल थी जिस पर ग्लास और पानी की बोतल रखी थी और मेरी मुस्कुराती हुई फ्रेम शुदा तस्वीर थी। यह देखकर मैं बेहद खुश थी। मेरे दिल से अपने पापा के लिए ढेर सारी दुआएं निकल रही थी। मैं राइटिंग टेबल के साथ रखी चेयर पर बैठी कमरे का जायजा ले रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक और फ्लैट था जिसकी खिड़की का फासला इतना था कि इस खिड़की से कमरे का मंजर बखूबी देखा जा सकता था। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद मैं वापस अम्मी के पास किचन में आ गई और रात के खाने की तैयारी में अम्मी का हाथ बटाने लगी। मेरा नाम मायरा है। मैं उस वक्त मेडिकल की स्टूडेंट थी। मेरे कमरे का इंतखाब मेरे पापा ने बहुत सोच समझ कर किया था ताकि मैं यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई कर सकूं। कॉलेज से आकर मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करती, फिर नोट्स बनाती, फिर कुछ देर बाहर देखना मेरी रूटीन में शामिल था। घर की सफाई के लिए मासी आती थी, खाना अम्मी बनाया करती थी। एक शाम मगरिब से कुछ पहले मैं खिड़की में खड़ी थी। मैं अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। असर की नमाज पढ़कर राइटिंग टेबल पर बैठने लगी थी कि मेरी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी, जहाँ खूब गहमा गहमी नज़र आ रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं खिड़की में आ खड़ी हुई। वहां बहुत से लोग नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद मैंने देखा एक डार्क ग्रीन कलर के सूट में मलबूस खूबसूरत सी लड़की, जिसकी फ्रॉक आस्तीनों से आज़ाद थी। उसके गोरे गोरे बाजू दूर से ही नुमाया नजर आ रहे थे। वो बड़ा हिजान खेज डांस कर रही थी और तमाम लोग बड़ी महवियत से उसको रक्स करता हुआ देख रहे थे। मगरिब होने में कुछ ही वक्त बाकी था। ये कौन सा वक्त था इस किस्म की महफिलें सजाने का? मेरे जहन में सवाल उभरा। हद तो ये थी कि मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी, मगर उनका प्रोग्राम उसी तरह जारी रहा। मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने खिड़की बंद की और वज़ू करने चल दी। अगले दिन कॉलेज में मसरूफियत की वजह से शाम की बात मेरे जहन से निकल गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो कल वाला वाक़या याद आ गया। ना चाहते हुए भी मैं खिड़की पर आ गई। आज कमरे में कोई ना था, मगर फिर कुछ देर बाद एक 10-11 साल लड़की कमरे में दाखिल हुई और कमरे के कोने में चली गई। फिर 2 बच्चे आए, वो चले गए। एक आदमी आया, वो भी उस कमरे के कोने में चला गया। मेरे देखते ही देखते कितने ही लोग उस कमरे में दाखिल होकर उस कमरे के कोने में गए। हैरत की बात यह थी कि कमरा 12 बाय 12 का था। दरमियान में खिड़की जिससे कमरे का मंजर नजर आता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने छोटे कमरे के कोने में इतने लोग जाने के बाद गए कहाँ? अभी मैं इसी बारे में सोच रही थी कि किचन से अम्मी की आवाज आई, मायरा बेटा चाय पी लो। आई अम्मी, ये कहती हुई मैं खिड़की से हट गई। उस दिन मेरा प्रैक्टिकल था। मैं देर से घर पहुंची थी। अम्मी को पता था कि मैं थकी हारी पहुंची हूँ, इसीलिए आते ही अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी पसंद का दम कीमा, पुलाव और जीरे के तड़के वाला रायता बनाया है। अपनी पसंद का मेन्यू सुनकर मेरी सारी थकन उतर गई। चलो जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो, थोड़ी देर आराम करो। और कॉलेज में ठीक तरह से कुछ खाया तो था ना? जी अम्मी, मैंने बर्गर खाया था। अभी कुछ खाओगी तो बताओ। नहीं अम्मी, खाना मैं सबके साथ खाऊंगी, बस चाय की तलब हो रही है। प्लीज़ अच्छी सी चाय बना दें, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। चाय गर्म थी, इसीलिए मैं बेड पर लेट गई कि कुछ ठंडी हो जाए फिर पी लूँगी। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। ओह, इतना टाइम हो गया। मेरी असर की नमाज भी कज़ा हो गई थी, जिसका मुझे अफसोस हो रहा था। मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने चलती। नमाज का दुपट्टा सेट करते हुए मैं खिड़की में खड़ी हो गई। सामने की खिड़की से कमरे के अंदर नजर पड़ी तो देखा एक 12-13 साल की लड़की दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। फिर उसे न जाने क्या समाई कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। लड़की दुबली पतली सी थी, इसलिए बहुत तेजी से नाचने में मसरूफ थी।
اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے شغل میں مگن تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کافی ناگوار گزری۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ڈانس اگر کرنا بھی ہے تو کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، مغرب کے وقت ایسی بےہودگی۔ لاہور پڑھتے ہوئے میں نے کھڑکی بند کر دی اور نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کالج میں اپنی سہیلی سعدیہ کو یہ باتیں بتائی تو وہ کہنے لگی، دفع کرو یار، تمہیں کیا، وہ ایسا کرتے ہیں تو کرنے دو، اپنے عمل کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ پر یار سعدیہ، مجھے بہت غصہ آتا ہے، اذان کے وقت ڈانس کرنے کا کون سا وقت ہے؟ وہ لڑکی پورے کمرے میں پھرکی کی طرح ناچتی پھر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دوں۔ میری بات پر سعدیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر دیکھنے کی؟ جب مغرب کا وقت ہو تو تم کھڑکی بند کر دیا کرو، نہ اس طرف دیکھو گی نہ غصہ آئے گا، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ واقعی سعدیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کوئی کچھ بھی کرے مجھے کیا، مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ خیر، میں عصر کی نماز کے بعد کچن میں امی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر کچھ وقت امی پاپا کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، پھر رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ اس دن بھی رات کھانے سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی، کھڑکی سے باہر دیکھا تو لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہاں سے ہوتی ہوئی نظریں اسی کھڑکی پر آ کر ٹھہر گئیں۔ تقریباً ایک 7-8 سال کا بچہ اپر پہنے نظر آیا، بیبی پنک کلر کا اپر پہنا تھا۔ اس بچے کا رخ دوسری طرف تھا، اس کی پیٹھ کا رخ میری طرف تھا۔ وہ پورے کمرے میں گھڑی کے پینڈولم کی مانند ہلتا ہوا چل رہا تھا۔ اب تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب اس نے اپنا رخ بدلا اور میری طرف کیا تو یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ اس بچے کا چہرہ مکمل طور پر اپر میں چھپا ہوا تھا، جیسے کشن پر کور چڑھا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ سانس کیسے لے رہا تھا؟ اسے دکھائی کیسے دے رہا تھا؟ خوف سے مغلوب ہو کر میں نے جھٹ کھڑکی بند کر دی۔ میں نے اس کا ذکر اپنی امی سے کیا تو انہوں نے مجھے اس کھڑکی کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا۔ امی دیکھے ذرا آپی کو، سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو کر جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی اسد تھا جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میری بات سن لی تھی اور اب وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ بری بات بیٹا، بڑی بہن ہے تمہاری۔ امی نے اس کو ڈانٹا تو وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اکثر ان باتوں کا ذکر اپنی سہیلی سعدیہ سے کیا کرتی تھی۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اچھا یہ بتاؤ، بچے کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی تھا؟ ہاں، ایک عورت آ جا رہی تھی، مگر اسے بچے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی یا پھر اسے بچے سے کوئی غرض نہ تھی۔ یار بڑے عجیب لوگ ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس کھڑکی سے اس کمرے کا منظر دیکھنے کی ایک عادت سی پڑ چکی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے خود بخود اس طرف کو کھینچتی تھی اور میں خود کو روکنے سے باز نہ رہ پاتی تھی۔ اس دن بھی نماز پڑھ کر میں حسب معمول اس کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ آج کمرے میں گز گز بھر کے رنگین غبارے موجود تھے جو اتنے نیچے لگے تھے کہ 3-4 سال تک کے بچے بڑی آسانی سے انہیں چھو سکتے تھے۔ پورا کمرہ ان بڑے بڑے غباروں سے بھرا پڑا تھا۔ عموماً لوگ غبارے سر سے اوپر لگاتے ہیں، ان عجیب و غریب لوگوں نے دھاگوں کی مدد سے وہ پیروں تک کی لمبائی میں لگا رکھے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا اہتمام سالگرہ کا تھا، مگر کمرے میں کسی بھی شخص کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیسی سالگرہ تھی؟ نہ ہی کوئی مہمان نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ جس کی سالگرہ تھی۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اب کوئی آ جائے، مگر جب کوئی نہ آیا تو تھک کر میں خود ہی ہٹ گئی۔ رات سونے سے پہلے ایک نظر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں دیکھا تو تمام تیاری اسی طرح تھی۔ یہ کیسا سرپرائز تھا بھائی، جس کی کسی کو خبر ہی نہ تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور رائٹنگ ٹیبل سنبھال لی۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میری خالہ نے ہمارا گھر نہ دیکھا تھا۔ وہ امی سے ملنے آئیں اور امی کو نئے گھر کی مبارکباد بھی دینے آئی تھی۔ ان کی بیٹی اسما میری اچھی سہیلی تھی۔ ہم دونوں نے کافی دیر باتیں کیں۔ اسے میرا کمرہ بہت پسند آیا۔ میں نے اسے کوئی بات نہ بتائی تھی۔ رات کے کھانے کی تیاری امی اور خالہ مل کے کر رہی تھیں۔ میں اسما کو لے کر چھت پر آ گئی۔ اتنے دنوں بعد ملے تھے اس لیے خوب باتیں کر رہے تھے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے کرتے میری نظر اسی کھڑکی پر پڑی تو میں نے دیکھا ایک آدمی جس نے وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا کمرے کے درمیان میں ایک ہاتھ میں لمبی سی لکڑی لیے بیٹھا تھا اور اس لکڑی کا رخ کبھی زمین کی طرف تو کبھی آسمان کی طرف کر رہا تھا۔
साथ ही उसका चेहरा भी उसी लकड़ी के साथ साथ हरकत कर रहा था। उसका माथा और थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई थी, जैसे चंदा मामू का चेहरा होता है। बिल्कुल उसी शक्ल का वो आदमी मुसलसल अपने उसी काम में मसरूफ था। मैं अस्मा से बातें भी करती जा रही थी और उसकी तरफ भी देखती जा रही थी। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो आदमी अपना शुगल जारी रखे रखा। मुझे काफ़ी वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो अस्मा के साथ नीचे आ गई। उस दिन स्टडी करते करते मैं थक गई। कुछ देर आंखें बंद किए चेयर से टेक लगाए बैठी रही। फिर यूं ही मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ी। 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होगा। वहाँ 2 बच्चे जो एक ही उम्र और कदो कामत के थे, कंधे से कंधा और सर से सर मिलाए पूरे कमरे में चल रहे थे। कभी बाएं कदम पर जोर देते, कभी दाएं कदम पर। दोनों ही एक साथ कदम उठाते चल रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने वहाँ से तवज्जो हटाकर पढ़ाई की तरफ मतवज्जा हो गई। दूसरे दिन तो मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। 2 एक जैसे नौजवान, एक उम्र, एक ही शक्लो सूरत के मालिक, दोनों ही खिड़की पर इस तरह खड़े हुए कि उनके सर खिड़की से ऊपर जा रहे थे और उन दोनों ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए हुए थे। यूं लग रहा था जैसे वो कोई काम कर रहे हों। मेरे सामने वो कमरे में दाखिल हुए थे। दोनों ने ग्रे कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। वो काफ़ी लंबे कद के थे। कल मैंने हमशक्ल बच्चे देखे थे, आज ये 2 नौजवान। तो क्या कल वाले बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए? जब वो खिड़की से ना हटे तो फिर मैंने ही अपनी खिड़की बंद की और कमरे से निकल गई। आसपास के लोगों से हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। एक दिन बराबर वाली आंटी आई। जब जाने लगी तो बहुत इसरार करके हमें भी अपने घर आने का कह गई। इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा ना सही कभी कभार आना जाना होने लगा। यूं ही बातों बातों में अम्मी ने उनसे उस सामने वाले फ्लैट के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, ये फ्लैट, ये तो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। हम जब से यहाँ आए हैं तभी से इस फ्लैट को खाली देखा है, बल्कि इसके बारे में तो अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। मैं जो रिफ्रेशमेंट सर्व कर रही थी चौंक उठी। अरे ये आंटी क्या कह रही हैं? जबकि मैंने खुद वहाँ लोगों की मौजूदगी देखी है और ये आंटी कह रही हैं कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अम्मी और आंटी में अब दूसरे मौज़ूआत पर बात हो रही थी। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। अब तक जो भी कुछ मैंने देखा था मगरिब के वक्त ही देखा था या उससे कुछ देर पहले। मैंने अपनी सहेली सादिया को जब मोहल्ले वाली आंटी के बारे में बताया कि वो क्या कह रही थी तो वो मुझसे नाराज़ होने लगी। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उस तरफ मत देखा करो, न जाने क्या इसरार है, क्या ज़रूरत है उस तरफ देखने की। लेकिन मैं भी क्या करती। गर्मियों के दिन थे, हवा के लिए खिड़की खोलनी पड़ती थी और खुली खिड़की से ना चाहते हुए भी नज़र उस तरफ चली जाती थी। मेरे कज़न की मंगनी थी, रात फंक्शन भी था। खाला ने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया। अगले दिन हम लोग शाम होने से पहले आ गए। मैंने कुछ देर आराम किया, फिर फ्रेश होकर अपने और अम्मी के लिए चाय बनाई। अम्मी को कप देकर अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। मुझे याद आया कि मेरे कपड़े तो ऊपर छत पर ही रह गए हैं। चाय पीकर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर कपड़े लेने छत पर आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कपड़े डोरी पर से उतारे और हाथ में लिए बाउंड्री से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर मेरी नज़र अचानक उस फ्लैट की खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। कुछ देर देखने के बाद ही मैं नीचे आ गई। कमरे में आकर कपड़े प्रेस किए, खिड़की बंद करने आई तो देखा वो आदमी उसी हालत में बैठा था। यूँ लगता था जैसे वो कोई स्टैच्यू हो। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। उस दिन अम्मी ने मेरी पसंद के नगेट्स बनाए थे। मुझे चिली गार्लिक सॉस के साथ नगेट्स बेहद पसंद थे। आज अम्मी ने बगैर फरमाइश के मेरे लिए बना दिए थे। मैं गर्मा गर्म नगेट्स की प्लेट लेकर खिड़की में आ गई। नगेट्स खाती जा रही थी, साथ साथ बाहर का जायज़ा भी लेती जा रही थी। हस्बे साबिक मेरी नज़र सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर पड़ी। आज खिड़की पर एक मेरी हम उम्र लड़की खड़ी थी जो बेइंतहा हसीन थी। मैं महवियत से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसकी मेरी नज़रें मिली तो मुस्कुराहट का तबादला हुआ। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। जो कुछ हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। खिड़की में खड़े होने से नगेट्स जल्दी ठंडे हो गए थे, जिन्हें मैं बड़ी रग़बत से खाते हुए एंजॉय कर रही थी। वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने इखलाकन उसको प्लेट दिखाकर खाने की ऑफ़र दी। जवाबन उसने सर के इशारे से हाँ कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या,
उसका हाथ उस खिड़की से निकलकर आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था। खौफ से मैं अपनी जगह जम सी गई थी। मेरा सकता हल्की सी होने वाली दस्तक से टूटा जो खिड़की पर हो रही थी। एक जनाना हाथ खिड़की पर मौजूद था। उस हाथ की उंगलियां मांगने वाले अंदाज में हरकत कर रही थीं। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त न थी। मेरे मुंह से एक तवील चीख निकली और प्लेट हाथ से छूटकर जमीन बोस हो गई। साथ ही नगेट्स और सॉस जमीन पर बिखर चुके थे। जब मुझे होश आया तो अपनी अम्मी, पापा और भाई को अपने पास खड़े पाया। मैं उठने लगी तो पापा ने कहा, नहीं लेटे रहो। फिर पूछने लगे, तुम बेहोश कैसे हो गई थी और चीख क्यों मारी थी? पापा, आपा क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। एक मामूली सी छिपकली से ये ऐसे डरती हैं जैसे वो डायनासोर हो। इनका लैब में क्या हाल होता होगा, जहाँ तरह तरह के हशरात पर रिसर्च करनी पड़ती है। लैब में तो हर वक्त इनकी चीखें गूंजती होंगी और यूं ही बेहोश होकर गिर जाती होंगी। बुरी बात बेटा, अम्मी ने उसको डांटा। सब समझ रहे थे कि मैं छिपकली से डर गई होंगी, जबकि हकीकत में तो मैं तो ये सोचकर ही खौफ से झुरझुरी लेकर रह गई। पापा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आराम करो, बल्कि यूं करो, हमारे साथ नीचे चलो और खाना खा लो। मैं किचन में आ गई, जहां अम्मी खाना डिश आउट कर रही थी। खाने से फारिग होकर मैंने अम्मी को शाम वाले वाक़ये के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मेरा वहम करार दिया, मगर मेरी बेहोशी और खौफ से पड़ा पीला चेहरा देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा। फिर उन्हें बराबर वाली आंटी की भी बात याद आ गई, जो उन्होंने इस घर से मुतल्लिक बताई थी कि ये घर कई बरस से खाली पड़ा है और इसके आसेबी होने के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। अब अम्मी को समझ आया कि इतने अरसे से ये फ्लैट खाली पड़ा है तो यकीनन कोई ना कोई वजह तो है। उस दिन के बाद से अम्मी ने मेरी राइटिंग टेबल वहां से हटा दी। खुद में भी खिड़की से देखने से इज्तनाब बरत रही थी। 10-15 दिन के बाद मैंने हिम्मत करके उस घर की तरफ देखा तो उसकी खिड़की के बंद शीशे पर हाथ का पूरा पंजा लानत के अंदाज में छपा हुआ था। आम हाथ से काफ़ी बड़े हाथ की लानत उस शीशे पर चिस्पा थी। फिर अभी मेरी तालीम मुकम्मल भी ना हुई थी कि मेरी शादी हो गई। मेरी बात बचपन में ही मेरी खाला के बेटे से तय थी, मगर मैंने शादी के बाद भी तालीम जारी रखी। वक्त गुजरने का पता भी न चला और मैं डॉक्टर बन गई। फिर अपने शोहर के साथ जर्मनी मुंतकिल हो गई। लेकिन आज भी जब वो नाकाबिले फरामोश वाक़यात याद आते हैं तो खौफ फिर से ताज़ा हो जाता है। अब उस फ्लैट का क्या हाल है, कभी अम्मी से पूछने की हिम्मत ही ना हुई। मगर उस आसेबी लड़की और उसके लंबे हाथ वाला वाक़या मेरे जहन में नक्श होकर रह गया है, जिसे मैं कभी फरामोश ना कर सकी।